दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम बात करेंगे जो एलपीएससी का पेपर हुआ था, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, जो आपका एलपीएससी जो है त्रिवेंद्रपुरम में है, मतलब केरला में ही है। और इसका जो पेपर हुआ था उस पर हम बात करेंगे। जो टेक्नीशियन फीटर का पेपर हुआ था उस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इस पर टाइम पीरियड क्या था, कब का पेपर है। टोटल मार्क्स जो क्वेश्चन आते हैं 75 के आते हैं। 75 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 300 मार्क्स के होते हैं। और ये जो पेपर हुआ था आपका 23/2/2020 को, टाइम जो मिलता है इसमें 2 घंटा मिलता है ना। बाकी ये जो कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन है ये सारे दे रखे हैं। इसको हम बात करके ना बात करके हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये आया टेक्नीशियन व्यू फिटर का। पहला जो सवाल है इस पर, ट्रेमल का उपयोग क्या है ना, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रेमल। तो ट्रेमल क्या करता है, वो लेइंग आउट करता है लार्ज सर्कल के लिए। तो बड़े वृत्त बनाने के लिए जो होता है ट्रेमल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका जो हो जाएगा ए हो जाएगा ना। दूसरे सवाल पे आते हैं। तो इसमें लिख रखा है हेड ऑफ चीजल इज नॉट हार्डन। द रीज़न मतलब कारण क्या है, जो चीजल जो होता है उसका हेड को जो होता है वो हार्ड नहीं किया जाता है। तो क्या होता है उसके पीछे मेन कारण क्या होता है कि वो अवॉइड करता है डैमेज के लिए, है ना। अवॉइड डैमेज ऑफ हेड ड्यूरिंग हैमर ब्लो, मतलब हथौड़े के आघात के दौरान सिरे को क्षति से दूर रखने के लिए जो होता है उसमें हार्ड जो है वो नहीं किया जाता है ना। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टील रूल। स्टील रूल के लिए जो है वो सही कथन पूछ रहा है, कौन सा है। तो ये जो होता है, तो डायरेक्ट रीडिंग जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। तो सीधी रीडिंग माप उपकरण है। अगला सवाल है 4 नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू चेक द फाइनल फिट ऑफ मेटिंग पार्ट्स। इसमें कह रहा है तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है मेटिंग पार्ट्स के अंतिम फिट के जांच करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है पोर्सिन ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी लेपिंग कंपाउंड है जहाँ पे लेपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेआउट डाई जहाँ पे आपको मार्किंग करने से पहले लेआउट लगाया जाता है। बाकी ये पेनिट्रेशन डाई है, ये भी आपको इस्तेमाल किया जाता है ना। 5वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें जेनी कैलिपर के बारे में पूछ रखा है। तो उसमें सही स्टेटमेंट पूछ रखा है ना। तो जेनी कैलिपर जो होता है उस पर क्या सही करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कंसंट्रेटेड नहीं होता है, डायमीटर का देर का ये भी नहीं है, एंगल ऑफ टेपर ये भी नहीं करता है। तो ये जो है ये आपका करता है टू ड्रॉ लाइन सेट डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द वर्क। तो काम के किनारे से विशेष दूरी पर रेखा खींचने के लिए जो होता है जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है ये आपका ये जो है वो सही है ना। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें ले रखा है वेदन के समय। वेदन मतलब आप जब ड्रिलिंग कर रहे हो उस समय का बात कर रहा है। तो छेद के केंद्र को छेद करने के लिए प्रयुक्त हस्त उपकरण निम्न में से कौन सा है ना। छेद करने से पहले हम उसमें क्या करते हैं, ड्रिल करने से पहले हम उसमें एक पंच लगाते हैं। तो वो आपका सेंटर पंच का यूज किया जाता है ना। सेंटर पंच का जो होता है यूज किया जाता है जो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद ही ड्रिलिंग उस पर करते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस पर आपका देखोगे पर्पस ऑफ एंगल प्लेट इज। एंगल प्लेट पर का पर्पस पूछ रहा है कि किस लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो एंगल प्लेट जो होता है टूल को होल्ड करने के लिए और आपका जो वर्क होता है दोनों को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैमर इज़ यूज फॉर सॉफ्टर ब्लो। मतलब नरम आघात के लिए जो होता है कौन से प्रकार का हथौड़ा का उपयोग किया जाता है उसके लिए पूछ रहा है। तो आपका रबड़ हैमर जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है जो नरम आघात होता है, मतलब सॉफ्टर जहाँ पे हैमरिंग करनी होती है वहाँ पे। स्लेज हैमर जो होता है ये हैवी के लिए यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर इसका जो होता है आपका फोर्जिंग शॉप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लब हैमर को ही स्लेज हैमर बोलते हैं। और जो छोटा साइज़ में होता है उसको बोलते हैं क्लब हैमर, है ना। स्लेज हैमर का ही साइज़ होता है लेकिन छोटा होता है। बॉल पिन हैमर जो होता है रिवेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। 9वें नंबर पे इसमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को बनाया जाए। तो इसमें गोले की संख्या पूछ रहा है। 3 सेंटीमीटर का बनाता है तो त्रिज्या वाले गोले जो बनाए जाते हैं तो उसमें कितना हो जाएगा उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। पहले आपका जैसे 4 सेंटीमीटर दिया था और 9 हाइट दे रखा था ना। तो इसका पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर इज इक्वल्स टू 4 है तो इसका 16 हो जाएगा। और एच जो है वो 9 है। 16 9 कितना हो जाएगा आपका 144 पाई हो जाएगा ना। 144 पाई हो जाएगा। और जब आर इज इक्वल्स टू 3 है उस टाइम जब निकालेंगे तो आपका वो क्या बोल रहा है, स्क्वायर बन रहा है ना। तो इसमें होता है वॉल्यूम जो होता है इसका 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। पाई आर क्यू होता है। 4/3
पाई को पाई रहने देते हैं और आर क्यू मतलब 3 होती है 27 हो जाएगा। 3 से ये कट जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा ना, 36 पाई हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ जो स्पेयर निकालना है उसके इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्पेयर के लिए हमें इसको इससे डिवाइड करा देंगे। तो कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा। इससे इसको करेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। तो 4 जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सी में जो है वो आपका 4 है ना, सी ये आपका 4 हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक रेती को काटने की क्रिया पर आधारित नहीं होती है, तो खाली स्थान है उसको बोलना है द कटिंग एक्शन ऑफ अ फाइल डज नॉट डिपेंड ऑन। मतलब पूछ रहा है कि जो फाइल है उसका कटिंग एक्शन किस पे जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है, उसके बारे में पूछा है। तो जो थिकनेस होता है फाइल का उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपका डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। थिकनेस ऑफ फाइल पे वो डिपेंड नहीं करता है ना। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बाकी सारे में डिपेंड करता है ना। इसके हिसाब से ग्रेड्स के हिसाब से आएंगे, कट के हिसाब से, उसके हिसाब से शेप वाला है, स्क्वायर आता है, ट्रायंगुलर आता है, राउंड आता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ का तो आता है, स्पेसिंग ऑफ टीथ के हिसाब से वो आता है, कोर्स मीडियम फाइन ऐसे करके, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर में। चाकू किनारा रेती का अनुप्रस्थ काट क्या है, तो मतलब व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ नाइफ एज फाइल। तो नाइफ एज फाइल का जो होता है क्रॉस सेक्शन वो आपका ट्रायंगुलर शेप में होता है ना। सो आपका ए आंसर हो जाएगा, ट्रायंगुलर। 12वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस पर ले रखा है मशीनिंग के बाद जॉब के हाई स्पॉट को निकालने के लिए उपयोगी हस्त उपकरण का नाम बताइए। तो मतलब जब आप मशीनिंग कर देते हो हाई, उसके बाद हैंड टूल का एक इस्तेमाल करते हैं जो हाई स्पॉट्स रहते हैं बचे हुए उसको निकालने के लिए। तो उसके लिए जो होता है स्क्रैपर का यूज़ किया जाता है। तो आपका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चीजल जो होता है वो मटेरियल जो एक्सेस मटेरियल होता है, जैसे वेल्डिंग कर दिया या किसी दूसरे काम को जहाँ पे भी आपका एक्सेस मेटल होता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है चीजल का। स्क्राइबर जो होता है वो मार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका दे रखा है प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टीथ ऑफ हैक्सो टुवर्ड लेफ्ट एंड राइट साइड अल्टरनेटिवली इज कॉल्ड। सो इसमें क्या है कि जो आपका हैक्सो ब्लेड होता है उसके दांत को बाएं दाएं पास में वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपका टीथ सेटिंग होता है ना। दांत का जो सेटिंग करा जाता है, दांत विन्यास, सो बेसिकली लेफ्ट राइट करके जो किया रहता है उसका मेन रीज़न ये भी होता है कि जो भी आपका कटता है ना तो उस मटेरियल को बाहर निकालते आएगा, तो वही आपका टीथ सेटिंग हो जाता है ना। हार्डनिंग ऑफ टीथ जो होता है वो हार्ड किया जाता है जिससे वो ख़राब ना हो जल्दी, उसके कारण जिससे काट सके वो अगले मेटल को जिस पे आप इस्तेमाल कर रहे हो। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर बेंच वाइज। मतलब ये गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से है जो आपका गलत स्टेटमेंट है। तो बेंच वाइज कास्ट आयरन का बना होता है, ये सही है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉरी दूसरा क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये आपका यूज़ फॉर ग्रीविंग जॉब ड्यूरिंग मशीनिंग फिटिंग, ये भी सही है। जॉब प्लेट हैव नर्लिंग, ये भी सही है। ये जो है डी नंबर वो आपका गलत है। वाइस इज फिटेड ऑन वर्क बेंच। तो बाइस जो होता है फिटेड ऑन वर्क बेंच बाय सिंगल नट से नहीं बट कटा होता है, बोल्टर सिंगल नट से नहीं होता है। उसका जो होता है 2 बोल्ट लगे होते हैं, 2 बोल्ट दोनों साइड लगे होते हैं। जैसे आपका बेंच वाइज देखोगे तो दोनों साइड से करा हुआ वैसे होता है। यहाँ इसने कर रखा है सिंगल नट के द्वारा उसको बोल्ट अरेंजमेंट, सिंगल नट बोल्ट के अरेंजमेंट के द्वारा उसको कसा रहता है, तो ये गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, अ वेज लाइक टूल यूज फॉर मूविंग द टैपर सैंक टूल फ्रॉम द नोज ऑफ द ड्रिल स्पिंडल इज कॉल्ड। तो मतलब एक नोज आपका जो टेपर टाइप का वेज होता है, वेज टाइप का वही होता है, उसका यूज़ किया जाता है टेपर सैंक वाले ड्रिल जो होते हैं उसको निकालने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, है ना। ड्रिल ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो आपका ये हो जाएगा डी जो है ड्रिल ड्रिफ्ट हो जाएगा। की जो होता है आपका हैंड ड्रिलिंग मशीन होता है उसमें आपका की इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो आपके बेंच टाइप के होते हैं उसमें भी किया जाता है। तो आर्बर को लॉक करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। आर्बर में जैसे जो वहाँ पे सैंक डालते हैं ना, जो स्ट्रेट सैंक के आते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिल चक होता है जहाँ से उसको बांधने के लिए उस पर डाला जाता है आपका ये होता है की जो होता है उसको लॉक करने के लिए होता है। और ये इस पर आपका चक जो होता है जिस पे होल्ड करता है इसको। ड्रिल चक और सॉकेट दोनों के दोनों जो हैं वो होल्डिंग डिवाइस है जो ड्रिल बीट होते हैं। वैसे ड्रिल चक जो होता है आपका स्ट्रेट सेंक वाले होते हैं और ये आपका टेपर सेंक वाला होता है सॉकेट, है ना। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है क्या कि फॉर टैपिंग ए होल द साइज ऑफ होल सेल बी। मतलब टैपिंग ऑफ होल पूछ रहा है, तो वो जो हमेशा साइज ऑफ होल से क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा छोटा होता है ना। ये आपका छोटा जो है ये माइनर वाला हो जाएगा, नल के कोर व्यास के बराबर, है ना।
जो माइनर होता है ना, मतलब सबसे छोटा वाला होता है, उसके बराबर होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, रीमर का काम पूछा है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीमर? रीमर क्या होता है? सो वो क्या करता है, इनलार्ज करता है साइज़ को, और साथ जो प्रीवियस फॉर्म होल है उसको स्मॉल अमाउंट हाई डिग्री ऑफ फिनिश में वो फिनिशिंग भी देता है ना। जो भी होल पहले से किया हुआ है उसको क्या करता है, वो हाई एक्यूरेसी के साथ वो फिनिश करता है। साथ ही वही है जो सटीकता के साथ थोड़ा बड़ा करता है और साथ ही वो फिनिश करता है। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर पे। इसमें वर्नियर लेवल प्रोटेक्टर का यूज़ पूछा है। तो वर्नियर लेवल प्रोटेक्टर जो होता है एंगल मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सो ये आपका पहला जो है एक्यूरेट मेजर द एंगल ऑफ टेपर। तो ये आपका टेपर कोण का परिशुद्ध मापन के लिए वर्नियर लेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक माइक्रोमीटर में 0.01 की सकारात्मक त्रुटि है। ये आपका एरर हो गया है ना। उसके बाद क्या है, माइक्रोमीटर का मापन जो आता है 10.41 आता है। तो रीडिंग क्या होगा, ये नेगेटिव एरर होता है जब भी ये सकारात्मक है मतलब पॉजिटिव एरर है। तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जितना आपका एक्चुअल मेजरमेंट आया उस पर। तो ये 10.41 है, तो इससे माइनस करोगे तो 10.4 आ जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं 20 नंबर पे। यहाँ पे क्या है, रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजर वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटी इज़ नोन एज। सो रिपीटेबिलिटी है मतलब किसी भी निश्चित मात्रा के मापे गए मान का दोहराव करना क्या कहलाता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो वो जो होता है आपका प्रिसीजन होता है ना। सो ये आपका डी जो है वो आपका प्रिसीजन हो जाएगा। एक्यूरेसी वो होता है कि यदि आप 100 पार्ट में से आप एक कितना एक्यूरेट होता है मतलब सही पाया जाता है, तो उसमें आपका एक्यूरेसी बनती है। कितना आपने 100 पार्ट चेक किया, उसमें से आपने कितने पार्ट को सही किया, उसके हिसाब से एक्यूरेटी होता है। मेजरमेंट होता है, आप कोई भी माप को लेते हो तो वो आपका मेजरमेंट होता है। सेंसिटिविटी वो थोड़ा अलग चीज़ है भाई, किसी भी चीज़ के लिए या सेंसिटिव रहना वो अलग बात है ना। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर पे। यहाँ पे पर्पस ऑफ रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में जो होता है रैचेट स्टॉप, उसका यूज़ पूछ रहा है क्या होता है। तो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है प्रेशर का है ना। तो दबाव का नियंत्रण करने का काम करता है रैचेट स्टॉप, जो आपको माइक्रोमीटर के पीछे की ओर लगा होता है ना। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला यूज टू फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर व्हेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो उसमें क्या होता है, जब आप मेजरमेंट लेते हो ना, तो एक MSD में एक VSD को माइनस करना होता है। तो आपका पहला ही है न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए, लिस्ट काउंट निकालने के लिए, एक MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल्स टू जो होता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। अगले सवाल पे आते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है वो, टू व्हाट एक्यूरेसी कैन मेजरमेंट बी मेड विथ अ वर्नियर कैलिपर। तो इसमें क्या है, एक्यूरेसी पूछ रखा है मतलब परिशुद्धता कितने मापन में किया जा सकता है जो वर्नियर कैलिपर होता है। तो वर्नियर कैलिपर का जो होता है 0.02 होता है mm में। अगले सवाल पे आते हैं 24 नंबर पे, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर वायर गेज। तो वायर गेज के लिए कौन सा है जो गलत स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो ये आपका जो है बी में ऑप्शन जो रखा है, वायर की विद्युत चालकता के मापन के लिए प्रयुक्त, ये नहीं होता है ना। मोटापे के लिए थिकनेस ऑफ वायर मेजरमेंट किया जाता है, स्टील डिस्क की तरह होता है। विच नंबर होल्स मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ होल्स होते हैं, जैसे 0 से 36 नंबर तक होते हैं ना। और इस स्लॉट में अलग अलग स्लॉट्स में तो क्या होता है, एक डिस्क की तरह होता है, मतलब ये सर्कुलर कट होता है इस तरह से। ये पूरा लगा लो और इस पर आप देखोगे ऐसे 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 कट रहेगा ना, 0 से 36 तक उसमें नंबर होते हैं। तो इसके हिसाब से गलत कौन सा है। सो ये कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है चालकता मापने के लिए, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्लिप गेज। तो स्लिप गेज के लिए सही कथन है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा इसमें से सही कथन है ना। तो इसके हिसाब से ये ए जो है, ए आपका सही हो जाएगा। धातु के खंड जिनको घिसा जाता है और विशिष्ट मोटाई में पाइप बनाया जाता है। तो मेटल ब्लॉक्स विच आर ग्राउंड एंड लेफ्ट टू ए स्पेसिफिक थिकनेस। तो आपका ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं हम 26 नंबर पे। सीड धातु की मोटाई बताने वाले संख्या को क्या कहते हैं। तो नंबर ऑफ विच स्पेसिफाइड थिकनेस ऑफ सीड मेटल ऑल्सो नोन एज। तो वो आपका वायर साइज होता है, गेज होता है ना। सी जो है वो आपका गेज हो जाएगा, क्योंकि उसमें गेज नंबर होते हैं, वायर गेज बोलते हैं, तो गेज नंबर होता है ना। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग आर जॉइंट इन विच एंड ऑफ सीट इज़ प्लेस्ड ओवर द एंड ऑफ अनदर सीट एंड जॉइंट टुगेदर। मतलब निम्नलिखित में से कौन से जोड़ में सीट के एक छोर को दूसरे छोर के छोर पर रखकर
जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो जो होता है एक छोर के ऊपर बोल रहा है ना, छोर पे, एक छोर पे रख कर किया जाता है, तो ये जो होता है आपका लेफ्ट जॉइंट होता है। ओवर कह रहा है ना, प्लेस्ड ओवर द एंड ऑफ अनदर सीट, तो इसके एक के ऊपर एक चढ़ा दोगे तो वो आपका लेफ्ट हो जाता है, तो लेफ्ट जॉइंट हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट जो होता है इस तरह से आपका कॉर्नर जॉइंट ऐसे जुड़ता है यहाँ पे। एज जॉइंट जो होता है, एज जॉइंट में आपका ये आ गया और यहाँ पे ये जुड़ेगा एज जॉइंट। बट जॉइंट जो बिल्कुल सामने सामने होता है वो बट जॉइंट होता है। एक ये आ गया और दूसरा ये आ गया, है ना, ये आपका बट जॉइंट आ जाएगा इसमें। अगले नंबर पे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। तो 28 नंबर में क्या है? द एक्ट ऑफ गिविंग अ डिजायर शेप टू अ मेटलिक पीस बाय हीटिंग देम एंड हैमरिंग द सेम इज कॉल्ड। तो इसमें कुछ रहा है कि धातु के जो टुकड़े होते हैं गर्म करके और फिर हथौड़े से मारकर उनको एक वांछित आकार की क्रिया में दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो बोलते हैं आपका जो फोर्जिंग होता है, फोर्जिंग में ये सारी चीज़ें की जाती है, तो ये आपका फोर्जिंग हो जाएगा। उसमें आपका गर्म किया जाता है मेटल को, फिर उसके बाद हैमर करके उसको किसी एक शेप में दिया जाता है। बाकी स्लॉटिंग जो होता है स्लॉट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैकनिंग होता है एक फिक्स शेप जो होता है वो निकालने के लिए डायरेक्टली, जिससे उसमें डाई का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी डीप ड्राइंग जो होता है इसमें आपको मेटल को डुबो कर उसमें फिर उसका प्रोसेस किया जाता है। 29 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन ड्रिलिंग मशीन। तो ये ऑप्शन दे रखा है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा है जो ड्रिलिंग मशीन में ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में। तो लेपिंग जो है, लेपिंग परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, इसके लिए अलग आपका लेपिंग टूल होता है ना। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज टू होल्ड द टूल इन ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा टूल है जो आपका किसके द्वारा जो है इसको नहीं पकड़ा जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपके इसमें देखोगे चक जो होता है, चक होता है, उसमें सॉकेट होता है, स्लीप भी होता है, लेकिन ये ड्रिल जिग का कोई जिक्र नहीं है ना। तो ड्रिल जिग जो होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है किसी भी जो टूल होते हैं उसको पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर पे। तो यहाँ पे आपका देखो साइन थीटा का वैल्यू दे रखा, साइन कॉस का दे रखा है, साइन कॉस और टेन का, और उसको 2 से इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 × 1045 का 1 होता है, 2 × 1 प्लस साइन 30 1/2 होता है, और माइनस कॉस 60 का जो होता है आपका 1/2 होता है ना। तो ये कुछ नहीं है, 1 है, तो ये प्लस माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 2 है ना, ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 - 1, तो ये कट गया, तो 2/2 1 मतलब 2 आ गया है ना। तो सी में जो है आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या रखा है? डी इज़ द डायमीटर ऑफ ड्रिल इन mm, तो और वी इज़ द कटिंग स्पीड ऑफ मीटर पर मिनट, और एक्सिस स्पिंडल एन। तो फार्मूला पूछ रखा है आरपीएम का, है ना, सॉरी, आरपीएम इज़ कैलकुलेटेड बाय। तो देखो आप नॉर्मल देखोगे ना तो इसमें एन के बारे ही पूछ रखा है। एन में क्या होगा? एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। इसमें कटिंग स्पीड हो जाएगा मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई और डी हो जाएगा, है ना। तो कटिंग स्पीड को क्या बोल रखा है इसने? वी बोल रखा है। ये आपका जो दे रखा है सी में, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा v × 1000 बाई पाई डी। अगला चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल पूछा है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इसमें से कौन सा है? सो आपके ग्राइंडिंग व्हील है और मिलिंग कटर, ये दोनों के दोनों जो है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। और ये आपका टर्निंग टूल जो होता है सिंगल कटिंग पॉइंट होता है। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या लिख रखा है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कटिंग स्पीड। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके हिसाब से पूछा है कि कर्तन गति के बढ़ते क्रम में जो है वो सही है, बढ़ते क्रम में पूछा है ना। तो सबसे पहले जो आ जाएगा इसमें ये आपका हाई कार्बन स्टील आ जाएगा। हाई कार्बन स्टील इसी में है ना। तो ये आपका ए आंसर में ये है, हाई कार्बन स्टील सबसे पहले, उसके बाद सबसे लास्ट आएगा डायमंड आपका, ये आपका सही हो जाएगा। ये नंबर है ना, हाई कार्बन स्टील देना, हाई स्पीड स्टील देना, आपका टंगस्टन कार्बाइड देना, आपका डायमंड है। 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें क्या है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर यूज फॉर गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में जो आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन यूज़ करते हैं उसका कलर पूछ रखा है कि कौन से कलर का होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है ब्लैक होता है और एसिटिलीन जो होता है मरून होता है। तो आपका डी में जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन में। तो मोल्टन फ्लक्स विच सॉलिडिफाइड ओवर द वेल्ड मेटल इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इज कॉल्ड। तो मतलब क्या होता है? हस्तचलित धातु जो होता है उसमें आर्क वेल्डिंग में वेल्ड धातु पर पिघला फ्लक्स जो ठोस बन जाता है वो क्या कहलाता है, उसके बारे में पूछा है ना। तो वो जो होता है आपका स्लैग कहला जाता है ना, स्लैग। ये आपका स्लैग हो जाएगा। जब भी आप
वेल्डिंग करते हो तो उसमें बैठता है ना, तो वो मोल्ड मेल्ट होता है और वो बैठ जाता है, तो वो आपका स्लैग कहलाता है। हीट अफेक्टेड जोन होता है जो आपका हीट से अफेक्टेड होता है ना, उसकी जिस एरिया में वेल्ड करते हैं उससे जो हीट अफेक्टेड होता है वो आपका होता है हीट। वो फ्लैश आ गया जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसमें फ्लैशिंग आता है, स्पार्किंग आता है, वही आपका होता है ना। अगला चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है, रिकंडीशनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज नोन एज। तो रिकंडीशनिंग जो करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हमको ड्रेसिंग से जानते हैं ना। बाकी ग्लेजिंग जो आता है, साइनिंग आ जाता है, वो आता है। ट्रूइंग करा जाता है उसको, जब माउंटिंग करते हैं उसके बाद ट्रू करा जाता है ना। अगले पे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस। सो इनमें से एक ऐसा प्रोसेस है जो फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है। तो होनिंग जो होता है फिनिशिंग प्रोसेस होता है, लेपिंग ग्राइंडिंग सब होते हैं। ब्रॉचिंग जो होता है, ब्रॉचिंग आपका फिनिशिंग प्रोसेस में नहीं आता है ना। सो ब्रॉचिंग इज़ ये आपका ब्रॉचिंग जो है वो आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे देखते हैं 39 नंबर पे क्या है, वेल्ड स्पैटर। वेल्ड स्पैटर रेफर्स टू, जो वेल्ड स्पैटर है वो रेफर्स किसको करता है उसके बारे में पूछ रहा है। स्पैटर जो होता है वो डिफेक्ट बेसिकली होता है, तो वेल्ड डिफेक्ट जो हो जाएगा ये आपका डी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा ना। फिलर मटेरियल का काम यह है कि जब आप कहीं भी सोल्डरिंग करते हो या वेल्डिंग करते हो तो वहाँ पे जो एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है, वायर का यूज़ किया जाता है, वो आपका फिलर मटेरियल होता है। सोल्डरिंग अलॉय जो होता है वो आपका सोल्डरिंग के लिए जो अलॉय यूज़ करा जाता है, जैसे आपका आयरन और लेड और टीन का जो होता है वो आपका वायर सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर लैपिंग प्रोसेस। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है जो लैपिंग प्रोसेस करते हैं उसके लिए। सो लैपिंग में क्या होता है, इसमें आपका लैप किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल को और चार्ज किया जाता है एब्रेसिव के साथ में, है ना। तो आपका पहला ही सही हो जाएगा। लैप एक मृदु सामग्री है और उसको आप घर्षक से चार्ज किया जाता है। लैप इज ए सॉफ्ट मटेरियल एंड इज चार्ज विद एब्रेसिव। अगले चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखो दे रखा है एक असेंबली है जिसमें आपका साइज़ दे रखा है 40.000। उसमें आपका विचलन दे रखा है, डेविएशन है 0.040 और एक ऊपर है एक निचला विचलन है ना। सेम चीज़ इसमें भी दे रखा है, ये होल का है और ये आपका शाफ्ट का साइज़ है। तो इसमें क्या पूछ रखा है, असेंबली का न्यूनतम हस्तक्षेप मतलब क्या है, मिनिमम इंटरफेरेंस पूछा है। तो इंटरफेरेंस के केस में जो होता है इसमें फार्मूला लगता है, लोअर लिमिट जो होता है लोअर लिमिट जो होता है शाफ्ट का लोअर लिमिट क्या है 40 है और हायर लिमिट जो है मिनिमम इंटरफेरेंस पूछा है ना। तो मिनिमम में आपका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो जाएगा और इसका अपर लिमिट ऑफ होल हो जाएगा। तो अपर लिमिट ऑफ होल देखेंगे तो कितना है, शाफ्ट के लिए देखो साइज दे रखा है, लोअर लिमिट कितना है 0.040 है ना। मतलब ये 40 लिख देता है इसको 40.040 आ जाएगा। ये हायर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो जाएगा। माइनस करोगे इसको किससे, अपर लिमिट ऑफ होल से। तो अपर लिमिट ऑफ होल क्या है 30 है ना, 40.030। इसका डीज का डिफरेंस कितना है 10 माइक्रोन का है। तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। ये माइक्रोन में पूछ रखा है कितने माइक्रोमीटर होगा, है ना, 10 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं 42 नंबर पे। द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ कंपोनेंट इज़ कॉल्ड। जो आयाम हम माप कर आकार को कहते हैं, मतलब जो मेजरमेंट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपका वो एक्चुअल साइज़ होता है। नॉमिनल साइज़ आपका दिया रहता है कितना साइज़ में है बोल के, अलाउड होता है जो टॉलरेंस दिया रहता है वो आपका अलाउड होता है। बाकी बेसिक का होता है कि बेसिक कहाँ से लेना है उसको मेजरमेंट, वो आपका बेसिक होता है। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पर्पस ऑफ टॉलरेंस इज़ मैन्युफैक्चरिंग इज़। तो मतलब टॉलरेंस देने का जो मेन पर्पस होता है मैन्युफैक्चरिंग में, उसका मेन कारण क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये आपका आ जाएगा डी नंबर का, बिकॉज पार्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड टू एग्जैक्ट साइड और ज्योमेट्री। मतलब आप कोई भी भाग बनाते हो ना तो बिल्कुल उसी आकार या ज्यामिति में नहीं बनाया जा सकता है, जिसके कारण उसमें टॉलरेंस दिया जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ बायलैटरल टॉलरेंस। तो इस ऑप्शन दे रखा है, उसमें से बायलैटरल टॉलरेंस कौन सा है उसके बारे में पूछ रखा है। तो ये जो आपका ए है इसी में आपका बायलैटरल टॉलरेंस है, इसमें प्लस माइनस दोनों में दे रखा है ना 0.01 का। अगले सवाल पे आते हैं 45 नंबर पे। एक भाग के आयामों में उच्चतर सीमा और निम्नतम सीमा के बीच के अंतर को कहते हैं। तो यही आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन डायमेंशन ऑफ पार्ट इज कॉल्ड। तो ये घुमा के पूछा है, बाकी आपको ध्यान देना है
डिफरेंस बिटवीन हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो आपका उसमें टॉलरेंस बोला जाता है ना। क्लियरेंस जो होता है उससे दो मैटिंग पार्ट्स के बीच का जो गैप होता है उसको क्लियरेंस बोलते हैं। अलाउंस हमारे ओर से दिया जाता है कि किसी चीज़ पे जैसे टॉलरेंस देते हैं ना, उसी तरह से अलाउंस की इस बीच में भी आप बना दो तो हमें सही है। बाकी फिट जो होता है आपका सॉफ्टवेयर हॉल के जो असेंबली होती है वो आपका फिट होती है ना। 46 नंबर में सेम है, आपका थीटा दे रखा है 45 डिग्री, तो आप वैल्यू पूछ रखा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वाई वैल्यू कितना होगा। साइन स्क्वायर 45 जो होता है उसका आपका वैल्यू जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा और इसका भी सेम हो जाएगा, है ना। तो 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो ये 2 मतलब 2/2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा ना। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ सॉकिंग ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, तो उष्मा उपचार के दौरान जो है भिगाने की प्रक्रिया है। तो मतलब सॉकिंग बेसिकली क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ा जाता है, तो उसमें ये आपका सर्टेन पीरियड दे रखा है, जो पहला है आंसर वो ये आपका सही हो जाएगा। टू कीप द स्टील एट द सेम टेम्परेचर फॉर अ सर्टेन पीरियड, मतलब कुछ समय के लिए क्या होता है एक ही तापमान पे उसको रखा जाता है एक ही जगह पे कुछ अवधि के लिए, वही आपका सॉकिंग होता है ना। ये ज़्यादातर आपके जो कैलिब्रेशन वाले टूल होते हैं उनमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका क्वालिटी में जाओगे, क्वालिटी में ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, जितने गेजेस टाइप हो गए ऑफ गेजेस होते हैं मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ पे ये सॉकिंग करे जाते हैं ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपका 48 नंबर पे, तो कांस्य के मिश्र धातु में से एक तांबा है, दूसरा मुख्य धातु कौन सा है। तो ब्रॉन्ज के बारे में पूछ रखा है ना। तो ब्रॉन्ज में क्या होता है, जैसे आपको मैंने पिताजी वाला कॉन्सेप्ट दिया, तो पिताजी आप याद रखो, बाकी दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये ब्रॉन्ज का पूछ रहा है, तो उसमें आपका दूसरा जो अलॉइंग एलिमेंट होगा वो आपका टीन हो जाएगा, है ना। अगला चलते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टेनलेस स्टील अलॉय। तो गलत स्टेटमेंट पूछ रखा है स्टेनलेस स्टील के लिए, है ना। इसमें क्रोमियम होता है, उसके बाद एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी है, ये भी सही है। अब ब्रिटल का जो है वो गलत दे रखा है ना, ब्रिटल नहीं होता है, बाकी वेल्डेबल भी होता है, तो आपका जो ये भंगुर नहीं होता है, तो आपका सी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। 50 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, किसी सामग्री के अपघर्षक प्रतिरोध की क्षमता कहला रही है, क्या कहलाती है उसके बारे में पूछा है। तो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट अब्रेशन इज कॉल्ड। अब्रेशन का जहाँ पे आता है, रेजिस्ट जहाँ पे करता है, प्रतिरोध करता है अपघर्षण का, तो वो आपका हार्डनेस होता है ना। डक्टिलिटी होती है जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को, मटेरियल को जो क्या होता है वायर के रूप में बना सकते हैं। मेलेबिलिटी जो होता है इसके कारण क्या होता है, हम किसी भी जो मटेरियल होता है उसको हम सीट धातु के रूप में बना सकते हैं। बाकी स्टिफनेस जो होता है ये थोड़ी अलग चीज़ है ना। चिमड़ापन होता है, ये स्टिफनेस वाला चिमड़ापन होता है या कड़ापन बोलते हैं, ये आपका जनरली पाया जाएगा। जो टफनेस होता है ना उस पर पाया जाता है, जैसे रॉट आयरन हो गया उसमें मिलता है। 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, स्टेनलेस स्टील के जो मुख्य मिश्र धातु हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो क्रोमियम तो होगा, क्रोमियम के साथ आपका टंगस्टन पाया जाता है ना। सॉरी, टंगस्टन वाला जो होता है ये आपका दूसरे में होता है, तो इसमें आपका क्रोमियम और निकल पाया जाएगा, है ना। जो स्टेनलेस स्टील है HSS में जो होता है वो टंगस्टन होता है, बाकी स्टेनलेस स्टील में जो होता है क्रोमियम और निकल होता है। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो विच वन इज़ हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से पूछ रखा है सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है उसके बारे में पूछ रखा है। 3-4 ऑप्शन में से आपका गोल्ड का जो है सबसे ज़्यादा है, इसका जो होता है डेंसिटी आपका 19.3 होता है ग्राम पर सीसी करके होता है ना। बाकी इसमें जैसे आपका एलुमिनियम का जो होता है 2.7 ग्राम पर सीसी होता है। उसके बाद आपका जो है कॉपर जो होता है, कॉपर का 8.96 होता है और ग्राम पर सीसी करके होता है। और टंगस्टन जो होता है 19.3 होता है ना। 19.3 होता है टंगस्टन का और गोल्ड का 19.32 होता है। तो हाईएस्ट डेंसिटी पूछ रखा था, ज़्यादा पूछ रखा था, सो आपका गोल्ड हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, तो अगला सवाल जो है 53 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, 54 मीटर स्क्वायर का सतही क्षेत्रफल और 2 kg पर मीटर क्यूब की सघनता के घन का द्रव्यमान क्या होगा। सो मास ऑफ क्यूब पूछ रखा है, हैविंग सरफेस एरिया दे रखा है 54 मीटर स्क्वायर और डेंसिटी दे रखा है ये, है ना। तो इसका थोड़ा फॉर्मूला लंबा जाएगा, क्योंकि आप सरफेस एरिया निकालते हो ना क्यूब का, तो ये आपका 6a² होता है = दे रखा है 54। तो ये यदि काटते हो तो 9 मतलब 3 आ गया, a आ गया आपका 3, फिर उसके बाद डेंसिटी दे रखा है 2 kg पर मीटर क्यूब, है ना। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा फिर डेंसिटी का आएगा फार्मूला।
सो ये हमारा इधर से जो वैल्यू आया ये क्या आया, ए आया है ना, ए क्या आया, सॉरी रुक जाओ, वॉल्यूम ऑफ क्यू हो गया ये। अच्छा मैंने अभी ए इज इक्वल टू 3 आया ना, तो अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो ये अब आपका 27 हो जाएगा है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है 3 का ए का क्यूब होता है ना। सो 27 हो गया। उसके बाद वॉल्यूम जो है आपका 27 हो गया है ना। और ये डेंसिटी दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आपका 54 आ जाएगा। सो आपका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत लगभग क्या होगी। तो कास्ट आयरन में हो जाता है 2 से 4% होता है ना। तो आपका ये जो है बी वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के लिए सही कथन कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। हैविंग गुड कोरिजन रेजिस्टेंस, तो खाली ट्रू पूछ रखा है ना। तो ये आपका डी जो है ना, सॉरी सी जो है आपका सही हो जाएगा। इसका वाइडली मतलब ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। जो लेथ के बेड होते हैं उसको बनाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ना। अगले सवाल पे आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है आपका 56 नंबर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी इज़ कॉल्ड। तो एक पिंड में जो उपस्थित सामग्री की मात्रा को होती है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको जो होता है मास बोलते हैं ना। तो ये आपका ये जो है आपका सही हो जाएगा, मास। वेट चेंज होते रहता है, जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाओगे ना तो आपका वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी होती है फिक्स होती है, कोई सी भी मटेरियल हो उसकी फिर डेंसिटी जो होती है मिस होती है। बाकी वॉल्यूम जो है आप अलग अलग आकार के लोगे तो उसमें वॉल्यूम चेंज होता रहेगा है ना। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इनर्शिया इज डिफाइंड है। तो इनर्शिया जो होता है न्यूटन का पहला लॉ जो है उस पर डिफाइन किया गया है। उसमें आपका लॉ ऑफ इनर्शिया करके पढ़ोगे, जिसमें आपका वो जैसे धूल के कण जो आते हैं जिस पे आप मतलब धूल के कण हो गए हैं, वो मुझे जैसे हम एक कपड़ा लेते हैं उस पर हम झाड़ते हैं ना तो उसमें धूल के कण आते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो चीज़ होता है जिसमें आपका इनर्शिया होती है। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वहाँ से आपका डिफाइन होता है इनर्शिया का है ना। बाकी सेकंड लॉ में दे रखा है, तो सेकंड लॉ में आपका फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। थर्ड लॉ में जो होता है इसमें जितना आप फोर्स लगाते हो, मतलब फोर्स जितना आप अप्लाई करते हो उतना ही आपका रिएक्ट भी करता है, अपोजिट डायरेक्शन से भी उतना लगता है। बाकी वो चीज़ एहसास नहीं होता है। बाकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का है ये आपका जो मतलब ऊर्जा संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उस पर दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो इकाई विकृति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल जो लगता है उसको क्या बोलते हैं। तो वो जो होता है आपका स्टीफनेस होता है। मतलब ये जो कड़ापन है वो आपका होता है कि जो भी फोर्स लगता है उसको प्रोड्यूस करता है यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए, उसको हम स्टीफनेस बोलते हैं। बाकी डक्टिलिटी का हमने देख लिया वायर बनाने के लिए है ना। हार्डनेस जो होता है कटिंग एबिलिटी उस पर आ जाती है। बाकी ये एब्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है एब्रेशन को है ना। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है आपका, भार डालने पर एक धात्विक पदार्थ विकृति प्रतिबल वक्र में किसी बिंदु तक हुक का नियम लागू होता है। सो डायरेक्टली उसने पूछ रखा है हुक नियम का है ना। सो विच पॉइंट इज स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व ऑफ मेटलिक मटेरियल अंडर लोडिंग। तो ये किस पे होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो ये जो होता है आपका इलास्टिक लिमिट में होता है। सो है जो हुक लॉ दे रखा है उसमें इलास्टिक लिमिट में इन्होंने डिफाइन कर रखा है। जो पॉइंट है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो कर्व ऑफ मेटलिक मटेरियल जो होता है वहाँ पे उसका लोडिंग जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन एंड बॉडी हैज मूव्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन विल बी। तो वर्क पूछ रखा है इसमें, तो इसका फार्मूला होता है ना। वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना। तो फोर्स हमारा 300 है और डिस्टेंस हमारा 10 है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। वर्क जो होता है उसका यूनिट जो होता है जूल होता है ना, जूल, ये आपका हो जाएगा जूल का है ना।
सो 3000 जूल हो जाएगा। ए जो है उसका सही आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, पियर्सिंग अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन इनटू इट्स टारगेट इज ड्यू टू, मतलब किस कारणवश क्या होता है, एक पिस्तौल से चली गई जो गोली चली जाती है अपने लक्ष्य को भेदती है, तो उसमें जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी मिलता है ना। सॉरी, इसमें एक चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, क्योंकि ये क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह को ट्रैवल कर रहा होता है, तो उस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी लगता है, तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे उसमें आप जैसे डैम लगा लो, वो डैम में जो होता है ना, जो स्थिर होता है वो आपका जब तक स्थिर है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही वो फिर बहता हुआ आ गया वो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो मतलब कितनी टाइम पे कितनी दूरी तय कर दिया उसका आपका त्वरण होता है। बाकी रासायनिक ऊर्जा जैसे हम यूज़ करते हैं, बैटरी वगैरह हो गया, वो तो केमिकल एनर्जी में यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर पे। यहाँ पे आपका क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी जो होता है वो डिफाइन करता है, मतलब जो आपने काम किया उसको, तो कैपेसिटी ऑफ वर्क जो होता है उसको डिफाइन करता है, कौन करता है, तो आपका एनर्जी करता है ना। बाकी जैसे टॉर्क होता है, टॉर्क जहाँ पे कहीं पे आपको जो घुमावदार वाले होते हैं ना, उसमें न्यूटन वोल्ट पे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। पावर जो होता है ये आपका शक्ति होता है, किसी भी दूसरे से इसको मेजरमेंट, ये इलेक्ट्रिकल चीज़ों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका यूनिट जो होता है वॉट होता है ना। मोमेंटम होता है, किसी भी एक टाइम में आप एक सेकेंड में या फिर कितना आप मूवमेंट कर रहे हो एक जगह से दूसरा जगह, प्लेस को चेंज कर रहे हो, तो आपका वो मोमेंटम होता है। अगले सवाल पे आते हैं। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका दे रखा है आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन जो होता है उसमें फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस फार्मूले में बैठाते हैं हम 1/3 पाई का वैल्यू लेते हैं 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो आर का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 इसकी ऊंचाई है ना, ये 3 से 3 कट जाएगा, और इसका यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 660 हो जाएगा, है ना। इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 9 63, 9 किस में है, ये आपका ए में है, 94.2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। अगला चलते हैं 64 नंबर पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन पूछ रहा है कि कौन सा सही स्टेटमेंट दे रखा है ना। तो इसके लिए क्या है, चारों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आपका इसमें जो जो हो जाएगा, ये आपका डी नंबर जो दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो संपर्क सतह के क्षेत्र और आकार में स्वतंत्र होता है वो घर्षणीय बल होता है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड द शेप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। तो आपका इसके लिए जो करेक्ट पूछ रखा था इन चारों ऑप्शन में से आपका डी जो है वो आपका सही है। 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो प्रयास आर्म से भार आर्म का अनुपात है रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू लोड आर्म। सो ये आपका एफर्ट और लोड का जो होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज में आता है ना। लोड बाय एफर्ट का जहाँ पे भी आ जाता है तो आपका वो मैकेनिकल एडवांटेज में आ जाता है। इफ़िशियंसी में आता है वो आपका इनपुट आउटपुट का होता है, और उसको इनपुट एनर्जी बाय आउटपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो वो आ जाता है। लीवरेज का आता है, लीवरेज कोई भी चीज़ को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फलक्रम का भी वही होता है सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन में। फ्लूइड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय, जो तरल पदार्थ होता है, तरल दाब जो होता है उसको मापा जाता है, वो किससे मापा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो जो होता है आपका मैनोमीटर से मापा जाता है, तो आपका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पीटोट ट्यूब जो होता है, क्या है ये, हाइग्रोमीटर जो होता है, ये इससे क्या होता है आपका जो आर्द्रता होता है उसको मापा जाता है, जो मॉइस्चर होता है उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। इलेक्ट्रोमीटर से जो होता है वो जो दूध की शुद्धता होता है या प्योरिटी ऑफ मिल्क बोलते हैं उसको मापा जाता है। और जो आपका ये पीटोट ट्यूब लिख रखा है, तो पीटोट ट्यूब जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो होता है, एयर का हो गया या फिर आपका गैसेस या लिक्विड का होता है, उसमें आपका ये मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस इन बॉल बियरिंग इज, सो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस इन बॉल बियरिंग, तो बॉल बियरिंग में अनुभव किया जाने वाला घर्षण है। सो किस टाइप का है घर्षण उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वो जो होता है वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन।
वहीं आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें जब भी दो सरफेस जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर जो होते हैं स्लाइड करते हैं, सॉरी रब करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट करते हैं, तो वो आपका जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये आपका क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है दो सरफेस को, है ना, तो फोर्स जहाँ पे इस्तेमाल होता है और दो जो आपके सरफेस होते हैं उनको प्रिवेंट करता है, तो वो आपका जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। वहीं आपका जैसे ड्राई फ्रिक्शन में क्या होता है, सूखा फ्रिक्शन होता है, वो बिल्कुल मान के चलो आप, जिसमें आपका क्या करेगा, फ्रिक्शन तो होगा, जैसे अपोज करेगा द फोर्स, जैसे उसको क्या बोलेंगे, द फोर्स दैट अपोज द स्लाइडिंग ऑफ टू सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मतलब क्या होता है इसमें अपोज करता है। ड्राई फ्रिक्शन में क्या होता है, सूखा जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा जो भी हमारा मेटल पीस होगा उसको एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे या स्लाइड करेंगे तो वो नहीं होने देगा, है ना, अपोज करता है उसमें ड्राई फ्रिक्शन में। तो अगला चलते हैं हम 68 नंबर में। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ लोकेटेड एट, मतलब समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें गुरुत्व केंद्र कहाँ पे स्थित होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें जो आपका 1/3 हाइट होगा ऑफ द बेस, सॉरी फ्रॉम द बेस से 1/3 हाइट जो होगा, जैसे आपका ऐसे बन जाएगा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका 1/3 पार्ट मतलब यहाँ पे जो होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, है ना। जितनी इसकी हाइट होगी इसको 3 भाग में डिवाइड करो, इसमें से आपका पहला जो पॉइंट होगा ना वहाँ पे इसकी जो होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, गुरुत्व केंद्र जो होगा। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक मोटर कार है अभी विश्राम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकंड में 125 मीटर की दूरी तय करता है ना, उसका त्वरण निकालना है, त्वरण क्या होगा। तो फार्मूला क्या है त्वरण का, आपका मीटर, जैसे एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड, है ना। सो मीटर देखो यहाँ पे टोटल कितना है 125 है, और कितने टाइम लगा रहा है 5 सेकंड लगा रहा है, तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे आएगा। तो इसमें थोड़ा फार्मूला थोड़ा लंबा जाएगा ये फार्मूला, ठीक है। इसमें तो मैं कैसे करता हूँ, इसमें जैसे कांस्टेंट पहले निकालता हूँ, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इसमें। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है उसको निकालता हूँ, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा आपका ऑफ टी स्क्वायर, है ना। सो टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड है। इसको कर देते हैं, पहले बराबर करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कट जाएगा, है ना। सो ये आपका 80 स्क्वायर बच जाएगा और ये आपका 2 CA बच जाएगा, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो टी स्क्वायर से करेंगे तो ये कट जाएगा और ये इसमें नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, है ना। सो एक्सेलरेशन अब निकल के आएगा, सो 2 इंटू, है ना, CA जो हमारा दे रखा है वो आपका 125 है, 125 डिवाइडेड बाई यहाँ पे टी स्क्वायर, है ना, 2 इंटू ये हो जाएगा टी स्क्वायर, मतलब टी जो है 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, मतलब ये आपका 10 आ जाएगा। सो बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना, बहुत लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम मान लेते हैं कुछ भी, हम जैसे डी मान लेते हैं ना, डी मान लेते हैं, इसका जो फॉर्मूला आएगा आपका V02T आएगा प्लस 1/2 AT स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये आपका VT जो है मान लेते हैं 0 है, तो ये ख़त्म हो गया, सीधा आपका ये बच जाएगा। फिर ये डी, आप जैसे ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2D इज इक्वल्स टू, ये 2 कट जाएगा तो आपका इधर से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा क्या, AT स्क्वायर। फिर थर्ड केस में क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो टी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो 2D/T स्क्वायर आ जाएगा, और इधर खाली क्या बचेगा A, और यही आपका एक्सेलरेशन है। सो D इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा कितना, 125 दिया हुआ है, और टाइम जो है आपका 5 सेकंड दिया हुआ है। तो यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 125 इंटू 250 हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 10 आ गया। सो ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन में क्या, थीटा दे रखा है, sin 2θ प्लस cos 2θ का वैल्यू निकालना है। 2θ दैट मीन्स sin 90 और प्लस cos 90, है ना।
साइन 90 जो होता है वो आपका 1 होता है और कॉस 90 जो होता है वो आपका 0 होता है। तो 1 और 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। जो 71 नंबर क्वेश्चन है ये आपका दे रखा है 5y - 14 इज इक्वल्स टू 18 + 3y। तो y का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। इसको प्लस माइनस खाली करना है, बराबर की इस साइड है। ये जैसे है एक साइड कर दो सेम चीज़ को, ये y को एक साइड कर दो 5y - 3y। ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो उधर आकर प्लस आ जाएगा। 18 + 14 है ना। तो ये 2y इज इक्वल्स टू 32, मतलब ये 16 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 16। सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ अ स्पेयर, स्पेयर का जो रेडियस है वो आर है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम जो होता है इसका 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है। तो ये आपका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है। ए बी दे देखा है 2। ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल आप फार्मूला लगा लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। इस पर आपका सिंपल आ जाएगा। तो इस पर जैसे कैलकुलेशन हम करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या दे रखा है, 5 है। और ए बी का दे रखा है 2, मतलब ये 4 हो जाएगा। तो 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। तो ये आपका 3 आ जाएगा। जैसे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज कुछ कितना है, 9 आया। तो ये अब स्क्वायर जो है उस पार जाएगा तो ये क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो रूट जैसे ही हो जाएगा तो ये आपका 9 का क्या होता है, रूट करोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू खाली 3 आ जाएगा। तो आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें हाउ मेनी पीसेस ऑफ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर डायमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ मेटल शीट ऑफ साइज 100 × 120 सेंटीमीटर, है ना, नेगलेक्टिंग कटिंग अलाउंस। सो कितना काटा जा सकता है पीस ऑफ, मतलब 10 सेंटीमीटर का जो है उसका पूछ रहा है। तो कितना काटा जा सकता है टोटल। सो उसको निकालने के लिए इस पर क्या करेंगे, हम पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसमें निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करोगे इसका, नहीं तो पूरा का पूरा भी करते हैं तो ऐसे में आएगा, ऐसे भी आ जाएगा ना। सो ये आपका 100 मल्टीप्लाई 120/10 × 10, तो ये आपका आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 12। 12 दाएँ 120 हो जाएगा। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 75 नंबर क्वेश्चन है। और जो LPSC का पेपर है इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन पे क्या होता है, जो LPSC मतलब 2020 में पूछा था, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर होते हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें। जितने क्वेश्चन आप सही करते हो उसमें 4 नंबर मिलेगा, बाकी 1 नंबर कटेगा, है ना। सो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें 240 लीटर दे रखा है। इसमें टाइम रिक्वायर्ड पूछ रखा है, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल वाटर इन टैंक ऑफ साइज दे रखा है, ये कीवर्ड साइज में है। सो विच विद अ पंप हुज कैपेसिटी 240 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में जो कैपेसिटी है इसकी 240 लीटर भरने का, है ना। तो ये आपका जो मीटर में दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 12 × 8 = 96, है ना। तो इसको लगेंगे कितने, 400 मिनट लगेंगे। अब कैसे लगेंगे उसका मैं जैसे बताता हूँ। तो ये आपका मीटर में दे रखा है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। 4 × 12 12 × 8 = 96 मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना, मीटर क्यूब हो जाएगा। और मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा, 96,000 लीटर हो जाएगा, है ना, 96,000 लीटर हो जाएगा। सॉरी 9,60,000 96,000 लीटर हो जाएगा, है ना। इसको हम 240 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 400, है ना, 400 मिनट आ जाएगा। सो बस यही तक था क्वेश्चन, ख़त्म हो गया। जो LPSC 2020 का इसरो का पेपर हुआ था जो तिरुवनंतपुरम में है इसका सेंटर। सो इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।